अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है बेटा जी वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। अब ये जो आर्टिकल है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आप पहले देखेंगे कि वेट क्या होता है, फिर आप देखेंगे कि वेट हमें महसूस किस वजह से होता है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप पहले 5-10 मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को समझने से पहले इसके अंदर कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले वो समझेंगे, फिर हम इस टॉपिक की तरफ जाएंगे। आइए सबसे पहले हम वेटलेसनेस के बारे में पढ़ते हैं कि वेटलेसनेस है क्या चीज। वेटलेसनेस जो टॉपिक है ये 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेट क्या होता है। वेट याद रखिएगा, वेट हमारे पास है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। कि जब भी चीजें किसी भी चीज को मैं एक हाइट के ऊपर फेंकूं तो वो हमेशा जमीन की तरफ पुल होता है, जमीन उसे खींच लेती। तो याद रखना बेटा कि जमीन का जो पुल होता है ग्रेविटेशनल पुल, इसको हम कहते हैं वेट। अब यहां पे फिर सर ये वेटलेसनेस का क्या मतलब है? मैंने भी आपको बताया वेट का मतलब तो होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। अब वेटलेस का मतलब क्या होगा? वेटलेस का मतलब है कि वेट का ना होना, वेट हो ही ना, उसको हम वेटलेस कहते हैं। तो चले सर ये बात तो आपकी ठीक है, वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पुल, तो वेटलेस का मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं। तो सर फिर ये नेस का क्या मतलब है? वेटलेसनेस, ये वर्ड नेस का मतलब क्या है? अब याद रखिएगा कि वेट ग्रेविटेशनल पुल का मौजूद होना, वेटलेस जब मीन कि जब लेस वेट के साथ लग जाएगा तो वेटलेस मीन कि वेट खत्म हो गया, और वेटलेसनेस जब मीन के वेटलेस के साथ जब नेस लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि इंसान का वेट तो है लेकिन वेट महसूस नहीं हो रहा। तो ये बात आपने अपने माइंड के अंदर बिठा के रखनी है, क्योंकि यही बात हम आगे जाके पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। वेटलेसनेस का क्या मतलब है कि किसी भी इंसान के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल तो लग रहा हो लेकिन उसे ग्रेविटेशनल पुल फील ना हो, तो इस चीज को हम कहते हैं वेटलेसनेस। आइए हम फर्दर समझते हैं। बेटा मैंने सबसे पहले आपको वेट के बारे में बताना है कि वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर पड़ा होता है तो जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स से खींचेगी उसको हम ग्रेविटेशनल पुल कहेंगे। अब जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लेस किया गया जिसका मैस m है, और इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, जो इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच रही है। होना तो सर ये चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल पुल है ये जब ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच रही है, मतलब इनवर्ड फोर्स लगा रही है, तो उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन के अंदर धंस जाए। कभी आपने ऐसे देखा कि आपके ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, मेरे ऊपर भी ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, कभी ऐसा हो कि मैं जमीन के अंदर धंसा चला जाऊं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। सर ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल होता कि जब जमीन के ऊपर हमें जमीन अपनी तरफ अंदर खींच रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो हम जमीन के अंदर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि जमीन तो अपनी तरफ खींच रही है। आइए इस चीज का मैं अभी आपको आंसर देता हूं। तो बेटा याद रखना आपने कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल है, ये मेरे पास है यहाँ पे एक्शन, जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। According to Newton third law of motion, every action has a reaction equal in magnitude but opposite in direction. तो यहां पे अगर देखें तो यहां पे अगर मेरे पास ग्रेविटेशनल पुल इसको डाउनवर्ड खींच रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इसके ऊपर जो एक इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक रिएक्शनल फोर्स लगी, और वो रिएक्शनल फोर्स क्या करेगी? वो रिएक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचेगी। और हमें अब पता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल एक्शन है तो फिर ये जो ग्रेविटेशनल रिएक्शन होगा, मीन की जो Fn होगा रिएक्शनल फोर्स, ये मेरे पास एक रिएक्शन होगा नॉर्मल फोर्स। और हमने पढ़ा कि न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, जिसका मतलब कि जितनी फोर्स से ये जमीन इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगी, उतनी फोर्स है जो हमारे पास रिएक्शनल फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। तो ना तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टैटिक रहेगा। तो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था या आपको मैंने बताया था
कि होना तो ये चाहिए कि अगर ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे की तरफ खींच रही है तो ये जमीन के अंदर धंस जाए, लेकिन धंसता क्यों नहीं? क्योंकि जितनी ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे की तरफ खींच रही है उतनी ही रिएक्शनल फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, तो फिर ये ना नीचे जा पाएगा ना ऊपर जा पाएगा, ये इसी जमीन की सरफेस के ऊपर रहेगा। तो बेटा याद रखना आपने कि ये जो हमारे पास फोर्स को नीचे की तरफ खींच रही है इसको तो हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। तो ये जो हमारे पास इस फोर्स के रिएक्शन के इस फोर्स के नतीजे में जो रिएक्शन लग रहा है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं, उस नॉर्मल फोर्स का जो स्पेसिफिक नाम है वो हमारे से अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट क्या है? अपेरेंट वेट सिंपल रिएक्शन फोर्स है, किस चीज की? वेट की। द रिएक्शन फोर्स ऑफ वेट इज नोन एज अपेरेंट वेट। अब अपेरेंट वेट सर हम कहां महसूस करते हैं? बेटा याद रखिएगा कि अपेरेंट वेट सिर्फ आपको उस वक्त महसूस होगा जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास इस अर्थ की सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा। अगर ये हमारे पास अर्थ की सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कभी भी रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगा रही है वो अर्थ नहीं लगा रही, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो पड़ा है वो लगा रही है। तो आपने याद रखना कि जो अपेरेंट वेट है या रिएक्शन फोर्स है वो हमारे पास अर्थ की सरफेस लगाती है, जिस सरफेस के ऊपर वो पड़ा होता है, तो इसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, अपेरेंट वेट को। अब हम चलते हैं फर्दर, ये आपने अपेरेंट वेट याद रखिएगा। और दूसरी चीज एक और भी याद रखिएगा कि आप जब भी किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन जो आपका वेट मेयर करके देती है, तो आपका वो जो वेट होता है वो आपका असल वेट नहीं होता, वो अपेरेंट वेट होता है। क्यों अपेरेंट वेट होता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो तो हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, उस चीज को हम मेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके नतीजे में जो हमारे पास जो रिएक्शनल वेट हमें लगता है हमारे ऊपर, उस चीज को हम मेयर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा भी कैसे मेयर कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको ये जो हमारे पास अपेरेंट वेट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिए लिफ्ट की। लेट्स सपोज आपके पास एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट को मैंने काफी रोप्स के साथ बांधा हुआ है, जिन रोप्स के साथ ये अप एंड डाउन मूव करती है, ये आपने याद रखना है। और इस लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर मेरे पास खड़ा है और ये भी जो ऑब्जर्वर है वो हमारे पास यहां पे एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है बेटा जी। और यहां पे ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस को मैंने इस लिफ्ट की जो सीलिंग है उसके साथ मैंने बांधा हुआ है और इसके साथ मैंने एक मैस एम बांधा हुआ है। अब होगा ये कि सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा कि ये जो मेरे पास लिफ्ट है, लिफ्ट मेरे पास है रेस्ट के ऊपर। जब लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है तो ना लिफ्ट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो जैसे ही मैं इसके साथ कोई मैस लटकाता हूं तो मैं नोट डाउन करता हूं कि इस स्प्रिंग बैलेंस की जो नीडल है वो यहां 0 से मूव करके नीचे आती है और नीचे आके यहाँ पे किसी भी एक नंबर पे रुकती है, वो मेरे पास नंबर लेट्स सपोज 40 है। तो फिर मैं यहाँ पे मेयर कर सकता हूँ कि रेस्ट वाले केस के अंदर जब ये रेस्ट के ऊपर मौजूद था तो उस वक्त हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमें कितना महसूस हो रहा है, वो हमें जो हमें रीडिंग मिल रही है वो हमारे पास 40 न्यूटन मिल रही है। अब सर हमें कैसे पता चला? अब सर आप बताएं कि सर ये कौन सा वेट है, क्या सर ये रियल वेट है या अपेरेंट वेट है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा याद रखिएगा कि जैसे ही मैंने इसके साथ मैस लटकाया तो वेट की वजह से ग्रेविटेशन इसके ऊपर पुल लगा, पुल ने इसको क्या किया, नीचे की तरफ खींचा। जब नीचे की तरफ खींचा तो इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्प्रिंग होता है। जैसे हमारे पास ये मैस नीचे की तरफ आएगा तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, स्प्रिंग बैलेंस इसके अंदर जो स्प्रिंग है इसको खींचेगा, एक्सटेंड करेगा। जैसे एक्सटेंड करेगा तो जो नीडल है वो पहले 0 के ऊपर थी, वो 0 से मूव करते करते नीचे आ जाएगी। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो वेट है ये हमारे पास रियल वेट है और उसके नतीजे में यहाँ पे एक रिएक्शनल फोर्स लगेगी और वो जो रिएक्शनल फोर्स इस केस में लग रही है वो लग रही है टेंशन। और वो टेंशन किसके अंदर होगी, वो इस स्प्रिंग के अंदर होगी जो स्प्रिंग इसके साथ अटैच है। मीन जैसे ही मैं इस रस्सी के साथ मीन स्प्रिंग बैलेंस के साथ मैं मैस लटकाऊंगा तो मैस क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा। जैसे नीचे की तरफ खींचेगा तो इस स्प्रिंग के अंदर एक खिंचाव आ जाएगा, उस खिंचाव को हम कहते हैं टेंशन। उस खिंचाव की वजह से जो नीडल है जो पहले 0 के ऊपर मौजूद थी ये हमारे पास मूव करके डाउनवर्ड आएगी और डाउनवर्ड आके हमारे पास किसी भी जगह पे किसी भी नंबर के ऊपर जाकर रुक जाएगी। और अभी हम पढ़ के आए कि हमने जब भी किसी भी चीज का वेट फाइंड करना होता है तो हम अपेरेंट वेट फाइंड करते हैं। अपेरेंट वेट क्या होता है, वेट का रिएक्शन। तो इस केस में देखा जाए वेट डाउनवर्ड लग रहा है और इसका जो रिएक्शन फोर्स लग रही है वो हमारे पास इस केस के अंदर टेंशन लग रही है और ये टेंशन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे अपेरेंट वेट है। और यहाँ पे
जो हमें स्प्रिंग के अंदर वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास इस टेंशन की मिलेगी, और यहाँ पे इस केस के अंदर जो टेंशन आ रही है वो हमारे पास आ रही है 40, और ये जो 40 न्यूटन है ये हमारे पास किस चीज का रिएक्शन है, वेट का। तो फिर मैं इस वक्त कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास वेट है ये हमारे अपेरेंट वेट है। तो यहाँ पे हमें जो वेट मिलता है वो रियल वेट नहीं मिलता, वो अपेरेंट वेट मिलता है, और हमें पता है कि अपेरेंट वेट उतना ही होगा जितना रियल वेट होगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये तो केस था हमारे पास रेस्ट का। अगर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास मूव करे अपवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड, लिफ्ट मूव अपवर्ड, ये हमारे पास जो लिफ्ट है वो हमारे पास अपवर्ड मूव करे। जब अपवर्ड मूव करेगी तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, अब याद रखिएगा, मैं इसको अब डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, कि मैं लिफ्ट इज मूव अपवर्ड, जब हमारे लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो उस वक्त इसका जो हमारे पास वेट है, अपेरेंट वेट, वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब वो कितना इंक्रीज होता है ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स सपोज वो इंक्रीज हो गया हमारे पास 40 + 5, ये हमारे 45 न्यूटन बन गया। तो आपने याद रखना है कि जब हमारी लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी तो उस वक्त हमारे पास जो वेट होगा वो हमें, जो अपेरेंट वेट होगा वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। और ये जब लिफ्ट हमारे पास डाउनवर्ड मूव करेगी, मैं लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करेगी, तो उस वक्त ये जो रियल वेट होगा, ये रियल वेट हमें पहले से हमें कम महसूस होगा। अब कम क्यों महसूस होता है, क्योंकि यहां पे मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। लेट्स सपोज जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा, सॉरी लिफ्ट जो है अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो जैसे जैसे वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो हमारे पास ग्रेविटेशन जो पुल लग रहा है वो भी डाउनवर्ड लग रहा है, और यहाँ पे जो खिंचाव आएगा जो ऊपर की तरफ उसने जाना है वो भी पहले से कम हो जाएगा। जब खिंचाव कम हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो अपेरेंट वेट है वो पहले लेट्स सपोज 40 था, तो हमारे पास अब ये 40 से क्या हो जाएगा, हो सकता है कि हमारे पास ये 35 न्यूटन हो जाए। अब ये तीनों के सामने याद रखने, ये मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, सिर्फ हल्का हल्का सरसरी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता है तो उसके पास जितना रियल वेट होता है उसके उतना अपेरेंट वेट होता है। जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास अपवर्ड मूव करेगा किसी भी एक्सेलरेशन के साथ, तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट के पास जो वेट होगा वो हमारे पास अब रियल वेट से ज्यादा होगा। वो हमारे कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। तीसरी चीज कि अगर ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट है वो हमारे से डाउनवर्ड मूव करे तो उसका जो रियल वेट है वो पहले से कम हो जाएगा। कितना कम होगा, वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब ये जो लास्ट केस है, लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही केस आपका जो है वो आगे लेके चलेगा आपके कंसेप्ट को, आपके टॉपिक को। और लास्ट केस क्या है, व्हेन लिफ्ट मूव्स, व्हेन लिफ्ट्स फॉल फ्रीली, व्हेन लिफ्ट फॉल फ्रीली, जब हमारे पास जो लिफ्ट है वो फॉल करे, फ्रीली फॉल करे। फ्रीली फॉल करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये जो लिफ्ट है वो यहाँ पे हमारे पास ऊपर गई हुई है, और किसी भी वजह से अल्लाह ना करे कि उसी लिफ्ट का हमारे पास ये जो ऊपर वाले जो रॉप है वो किसी भी वजह से हमारे पास यहां से ब्रेक हो जाए। जब ब्रेक हो जाएंगी तो इन लिफ्ट का जो अर्थ से कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लिफ्ट है, ये सारी की सारी हमारे आजाद तौर पे फ्रीली फॉल नीचे की तरफ गिर रही होगी। जब नीचे की तरफ गिर रही होगी तो ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्व करेगा कि जो निडल है वो 40 की बजाय इस दफा हमारे पास 0 के ऊपर जाके कहीं रुकी है। जब वो हमारे पास ड्यूरिंग फ्लाइट फ्री फॉल के अंदर वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पे ये जो वेट पहले हमारे पास 40, 45, 35 आ रहा था, इस केस के अंदर ये जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास हमें 0 दिखाई दे रहा है। सर यहां पर ऐसा क्या हुआ कि यहां पे ये 0 दिखाई दे रहा है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले याद रखिएगा कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उस वक्त वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो 0 दिखाई दे रहा होता है। अब सर कैसे 0 दिखाई दे रहा होता है, क्यों दिखाई दे रहा होता है? बड़ा आपने यह बात याद रखनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे तो आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको यहां पे बताया था कि हम ये जो रिएक्शन फोर्स है ये उस वक्त फील करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ की सरफेस के साथ होगा। कि मीन के ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगी, क्योंकि ये जो अर्थ की सरफेस है ये रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो इस केस के अंदर जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है इसकी रस्सियां टूटती हैं
तो इसका अर्थ के साथ जो कनेक्शन होता है, जो रस्सियों की वजह से इनडायरेक्ट बना हुआ था, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो आजाद नीचे की तरफ ग्रेविटेशन पुल की वजह से नीचे आ रहा होता है। और जब तक इसके ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो इसका जो कनेक्शन है वो हमारे पास अर्थ के साथ नहीं रहेगा, सरफेस के साथ, तो इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रही होगी। जब ग्रेविटेशनल रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही होगी मीन के वेट की, तो उस वक्त इसका जो अपेरेंट वेट होगा, जिससे हमें रीडिंग मिलनी है, जिसे हमने मेजर करना है, वो तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये जो रीडिंग हमें वो जीरो दिखाई देती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन लिफ्ट फॉल फ्रीली, जब लिफ्ट फॉल फ्रीली ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करती है, ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन वेटलेसनेस, जो ऑब्जेक्ट है वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होगा। वेटलेसनेस का मतलब ये कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगी उसका वेट तो होगा, ग्रेविटेशनल पुल तो होगी, लेकिन वो महसूस नहीं हो रही होगी, जो अपीयरेंट वेट है वो जीरो हो जाएगा। अब जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पे रिएक्शन फोर्स नहीं होती। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेटलेसनेस आप कब फील करते हैं? वेटलेसनेस उस वक्त फील करते हैं, वेटलेसनेस, ये आपने 3 पॉइंट याद रखने जो मैं लिखूंगा। वेटलेसनेस कब फील करते हैं? आप उस वक्त फील करते हैं जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे फॉल करे फ्रीली। फॉल कैसे करे? फॉल फ्रीली करे। और जब फॉल फ्रीली, जो भी ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली कर रहा होता है, तो उस वक्त उसके पास जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारे पास होती है 9.8। तो आपने बेटा ये याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही चीज हम आगे लेके चलेंगे। वेटलेसनेस का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉल करना, ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगी तो उसके बाद जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो आपने बस याद रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारे पास 9.8 की स्पीड से गिर रहा होगा तो उस वक्त वो वेटलेसनेस कंडीशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास अर्थ का जो हमारे पास रिएक्शनल फोर्स होगी वो नहीं होगी। जब अर्थ की रिएक्शनल फोर्स नहीं होगी तो अपीरेंट वेट महसूस नहीं होगा, इसकी वजह से वो वेट होने के बावजूद भी उसका वो वेट महसूस ही नहीं हो रहा होगा। तो लास्ट मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ग्रेविटी कैन नॉट बी फेल्ट। ग्रेविटी जो कभी भी आप फील नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं फील कर सकेंगे? विदाउट एनी ऑपोजिट फोर्स। जब तक उस ग्रेविटी की कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं लगेगी बॉडी के ऊपर, तब तक आप ये ग्रेविटी फील नहीं कर सकते। ये बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसी के साथ हम वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को डिस्कस